नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा और इस वीडियो का टॉपिक है मौर्य और उनका राजनीतिक इतिहास। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में यह टॉपिक अच्छे से दे रखा है। मौर्य राजनीतिक इतिहास। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से पहले आपका उसका बेसिक, किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़ना ज़रूरी है और बेसिक पढ़ने पर ही आप उस बेसिक से फिर नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए आप पहले बेसिक पढ़ें और फिर उसका नोट्स तैयार करके रखें, ताकि आपको पता होगा कि इस नोट्स में जो मैंने लाइन उठाई हैं वो वहाँ से आई हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। मौर्य वंश। भारतवर्ष के महाजनपदों में राज करने वाले जो शासक थे, उन शासकों के जो वंश थे उसमें मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल और पल्लव और चालुक्य साम्राज्य प्रमुख थे। मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय में हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसने उत्तर भारत के सारे क्षेत्रों को अपना अधीन करना शुरू कर दिया था और इस तरह से एक साम्राज्य के रूप में इस मगध का अस्तित्व सामने आने लगा था। अब हम देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा गणानंद सिंहारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था, यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था और प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। असहाय कर भार के कारण, यानी सहन शक्ति से ज़्यादा कर और भार लगा हुआ था। इस कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर कर सके और एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ कर सके। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। ध्यान रखने वाली बात है, कौटिल्य नाम आया है यहाँ पर और कौटिल्य चाणक्य को बोला गया है यहाँ पर, और चाणक्य के सानिध्य में एक नया वंश मौर्य वंश स्थापित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक, यानी ये उल्टा क्रम है, जीरो के पास आ रहे हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान प्रारंभ करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। पुत्री का नाम हेलेना था और मेगथनीस को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य
और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला मैसूर में कर्नाटक में पड़ता है उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। इसमें ध्यान रखने वाली बात है इस चैप्टर को पढ़ने पर कि सिकंदर जो था उसका आक्रमण हुआ था भारत में 326 ईसा पूर्व और उस समय भारत का शासक गणानंद था। उसके बाद में सेल्यूकस का आक्रमण होता है और सेल्यूकस जो है उसकी पुत्री का विवाह करके जाता है यहाँ पर चंद्रगुप्त से और 500 हाथी लेकर के वह पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र जो है उसको देकर जाता है। ये पहला विदेशी विवाह था चंद्रगुप्त के साथ में। तमिल ग्रंथ अहनानूर मुर्नानूर में चंद्रगुप्त के आक्रमण जो हुए थे दक्षिण भारत में उसका पता चलता है और जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और श्रवणबेलगोला जो है श्रवणबेलगोला जगह पर इसने अपना शरीर त्याग दिया था। एक नाम आता है मेगस्थनीस। यह सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया गया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त के शासन में ही 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला शासक है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। कहने का मतलब था ये शत्रुओं का संहार करने वाला था, इसका अर्थ था। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ध्यान रखने वाली बात है इसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। दिव्यादान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस, ध्यान रखें यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेली द्वितीय ने डियासनियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो 2 विदेशी राजदूतों के नाम आए हैं। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था डियानिसियस और यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था डायमेकस। बिंदुसार में प्रश्न आता है यहाँ से
कि बिंदुसार के दरबार में कौन से विदेशी राजदूत थे। जिसे चंद्रगुप्त के दरबार में थे उसी तरह से इसके दरबार में भी थे। ध्यान रखने वाली बातें हैं, डायमेकस वर्तमान में सीरिया जो स्थान है उस स्थान से पड़ता था। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था, नियतिवादी संप्रदाय का अनुयायी था। इसने एंटियोकस प्रथम से शराब, अंजीर और दार्शनिक मांगे थे, किंतु एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं दिया, शराब और अंजीर यहाँ पर भेज दिए थे। इसका पुत्र अशोक था जो उस समय उज्जैन का गवर्नर था। ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।